प्रणाम मैम। प्रणाम। चलो सब लोग बैठेंगे प्रेयर के लिए। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. एक बार जरा अपना 5th यूनिट ओपन करते हैं सभी लोग। सभी लोग 5th यूनिट ओपन करेंगे अपने सिलेबस में। रचना जी एक बार आज आपको जब समय मिले तो सिलेबस शेयर कर दीजिए ग्रुप में, जो नया वाला है। फिफ्थ यूनिट ओपन करेंगे सभी। पापा आ गए? मैम सिलेबस में 5th यूनिट है हठ योग ग्रंथ। हाँ सिलेबस है 5th यूनिट है हठ योग ग्रंथ। ठीक, इसमें देखेंगे सभी। ये नए वाले सिलेबस है सभी के पास। मिश्री जी आपके पास नहीं है तो आज ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, उसमें सभी लगभग सेम है। कुछ हठ योग यूनिट में कुछ चीज़ें ऐड की गई 19 में, और जो हमारा 3rd यूनिट है ये ऐड किया गया। ठीक है, चलिए इस पे देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर हठ योग और हठ योग के ग्रंथों का परिचय। ठीक है, हठ योग और हठ योग के ग्रंथों का परिचय। फिर इसमें दिया हुआ है योग बीज, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रत्नावली। टोटल कितनी बुक्स हुई हमारी? टोटल हमारे सिलेबस में हठ योग में कितनी बुक्स हैं? मैम 8 है। सबको लग रहा है 8 है? योग बीज, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता। ठीक है, 4 हो गई। फिर सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता और हठ रत्नावली, ये 8 हो गई हमारी। ठीक, अब इसमें से देखिए कौन कौन सी हमारी जो हमारे गोरक्षनाथ जी के द्वारा रचित ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, उनको एक बार टिक कर योग बीज, गोरक्ष संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति 3 है उनके द्वारा। ये 3 है। सब तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं, राइटर से भी पूछे गए हैं और बुक से भी पूछे गए। ठीक है, फिर अब इसी में देखेंगे हम लोग कि जो शिव संहिता है वो किसकी बुक है। हमने लिखवाया, वेरी गुड, नित्यनाथ जी द्वारा। ये नित्यनाथ जी कौन है? गोरक्ष, जो नाथ परंपरा है गोरक्षनाथ जी की, उसी परंपरा में ये आते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग देखते हैं वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता कैसे बनाई गई है इसको भी हम बता चुके हैं। महर्षि वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति के बीच प्रश्नोत्तर है और ये उन्हीं के द्वारा रचित है। ठीक है, और ये जो वशिष्ठ संहिता है ये किसका पार्ट है? ये कोई अलग से ग्रंथ नहीं है वशिष्ठ संहिता, जो हमने उसमें पढ़ा है यूनिट 1 में, उसी का ही पार्ट है। हाँ, यूनिट 1 यूनिट 2 में। ठीक है, यूनिट 2 में है। तो वहाँ पे जो हमने पढ़ा है वशिष्ठ, जो हमारा योग वशिष्ठ ग्रंथ है, उसमें से एक पार्ट जो हमारा 2 तरीके थे वहाँ पर आत्म साक्षात्कार करने के, मोक्ष मुक्ति पाने के। कौन कौन से तरीके थे? एक था संसार सागर से पार होने की कुंजी का नाम योग है।
तो वो और योग वशिष्ठ ग्रंथ किस पर आधारित है? पूर्णतया वन वे, ज्ञान पर, ज्ञान योग। ठीक, तो ज्ञान पर आधारित है। तो योग वशिष्ठ में क्या लिखा हुआ? पहली जो हमारी लाइन है वो क्या है? संसार सागर से पार होने की कुंजी का नाम योग है। तो वो ज्ञान से हो गया, वहाँ सब सारी चीज़ों को बोल रहे ना कि संसार पूरा नश्वर है, ठीक है, ज्ञान युग चल रहा है क्योंकि वहाँ पे तो ज्ञान के माध्यम, और ज्ञान के माध्यम से कैसे नश्वर होगा संसार? ज्ञान के माध्यम से संसार नश्वर कैसे? क्योंकि जो बीत रहा है उसको हम पकड़ नहीं सकते, कोई भी चीज़ को हम पकड़ ही नहीं सकते, एक क्षण पहले को हम दोबारा ला नहीं सकते, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक। कोई भी, ये भी हो गया। फिर अब कोई व्यक्ति चाहे पूरी दुनिया की सारी चीज़ें यूज़ कर ले, लेकिन अपने आप को सतत जैसा आज युवा है वैसा कल नहीं रह सकता है। मतलब सीधा सा फंडा है ज्ञान योग का कि सब कुछ बदलने वाला है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है, इसको स्वीकार करना ज्ञान योग है, ठीक। तो इसको स्वीकार करेंगे तो ज्ञान योग है। तो अब दूसरे पहलू में देखें तो ये ज्ञान योग क्या होगा कि मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? केवल अपने अस्तित्व के साथ जीने के लिए मिला है, नई नई खोज के लिए मिला है। यहाँ ना कोई आप मेरे हैं ना हम आपके हैं, ये सब कर्तव्य के नाते चीज़ें चलायमान हो रही हैं, लेकिन इनमें से किसी से भी हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक। अगर कनेक्शन है तो किसका है? ब्लेसिंग्स का है, केवल इतना कनेक्शन है। तो ये ज्ञान योग हो गया। अब दूसरा उसी में हमने एक और पहलू देखा था, वो क्या था कॉन्सेप्ट कि प्राण संनिरोध, प्राणायाम के द्वारा भी हम क्या क्या चीज़ें थी? दो चीज़ें, ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या, ऐसे महापापों से भी पार हो सकते हैं। तो जब इतने महापाप पार हो सकते हैं तो ये दूसरा माध्यम था सामान्य लोगों के लिए जो कि आत्मज्ञान प्राप्त कर लें, ठीक। तो जो पार्ट हमारा प्राणायाम से पूरा कंप्लीट रिलेटेड है वो कहाँ कनेक्ट हो जाएगा जाकर? वो हमारे वशिष्ठ संहिता में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरा क्या है कि जब प्राणायाम की बात होगी, जब ज्ञान की बात होती तब कोई आसन की बात नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान का संबंध किससे है? हमारे विवेक से। और विवेक किससे प्रभावित होता है? हमारे हार्ट से, हृदय से। विवेक का जन्म किससे होगा? हृदय भी इसमें लगा होगा, भावनाएं भी होंगी, नहीं तो दिमाग अच्छा काम करेगा, लेकिन माइंड का अच्छा होना, माइंड का अच्छे ढंग से काम करना विवेक की जागृति नहीं है, ठीक। दिमाग का अच्छे ढंग से कार्य करना ये विवेक की जागृति नहीं है। विवेक तभी जागृत होता है जब व्यक्ति की भावनाएं भी हमारे ज्ञान में या हमारे माइंड के साथ जुड़ती हैं। कितना भी विचार अच्छे हों, लेकिन विचारों में जब तक भावनाओं का संपुट नहीं लगता है तब तक कभी भी हम क्या नहीं करेंगे? विवेक नहीं जागृत कर सकते हैं। तो एक विवेक जागृत हमारा क्या था? तो विवेक जागृति में कोई आसन में बैठने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है श्रेष्ठ लोगों को, लेकिन जो सामान्य जन है उनके लिए क्या है? जब वशिष्ठ संहिता की बात की गई तो वहाँ जो प्राणायाम वाला पार्ट है उसको अलग किया गया, और जब प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा? किसी एक आसन में बैठना हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा, एक समय निर्धारित करना पड़ेगा, एक आसन निर्धारित करना पड़ेगा, और जो हम लोग हठ योग में पढ़ते आए हैं कि मिताहार भी हो, स्थान भी सही हो, टाइम भी सही हो, और फिर उसके बाद नाड़ी शोधन हो। तो ये कहाँ हम लोग देखेंगे? वशिष्ठ संहिता में देखेंगे, ठीक। क्योंकि ये भी अब वो बन रहे हैं क्वेश्चन इस पर आधारित कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। इस अब देख रहे हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति हमारा क्या है? ये गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित ग्रंथ है। जितना हम लोगों ने हठ योग में पढ़ेंगे, हठ योग का सबसे टफ ग्रंथ कौन सा हो सकता है? अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, ठीक। ये ऐसा ग्रंथ है अगर आपने थोड़ी देर ध्यान नहीं दिया और इसको पढ़ा तो आप बंद करके रख देंगे इसको, क्योंकि आपको लगेगा सब एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर सारी चीज़ें इंटरनल कनेक्ट होती चली जा रही हैं, ठीक है। सबसे सरल और सहज ग्रंथ कौन सा है? सबसे सरल है हठ प्रदीपिका, ठीक, और फिर घेरन संहिता। ये दोनों सरल ग्रंथ हैं और पूरी तरीके से आज के समय में जो यूज होने वाले ग्रंथ हैं उनमें से कौन सा ग्रंथ फर्स्ट आता है?
घेरन संहिता, फिर सेकंड आता है हठ रत्नावली। हठ रत्नावली सेकंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस समय लिखा गया वो उस समय की परिस्थितियों को देखकर लिखा गया था, ठीक है। और फिर घेरन संहिता है, वो आज जो प्राचीनतम जितना भी क्लिंजिंग की प्रोसेस है वो घेरन संहिता से ही उठाई जाती है। क्योंकि पहले जब हठ प्रदीपिका लिखा गया, और सभी को पता है क्वेश्चन बन रहा है कि हठ रत्नावली बाद में है, लिखा गया है हठ प्रदीपिका के समय, ये पब्लिश नहीं किया गया था, बाद में पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि किसके बाद का ग्रंथ है, तो हठ प्रदीपिका के बाद का ग्रंथ है। और पब्लिश कब हुआ? तो पब्लिश हुआ है घेरन संहिता के बाद, ठीक, 20वीं सेंचुरी में हुआ, जिसे बोलेंगे हम लोग सीधा सीधा, ठीक है। अब हठ रत्नावली के राइटर कौन है? श्रीनिवास जी भट्ट। श्रीनिवास भट्ट जी, ठीक। घेरन संहिता सभी को पता है, महर्षि घेरन ने, अब जो पब्लिश हुई है बुक्स वो अलग कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट आते हैं हठ प्रदीपिका, स्वामी स्वात्माराम जी, ठीक है। चलिए अब बोलेंगे रश्मि जी क्या। मैम जो उसमें यूनिट 2 में पढ़ा था उसका तो हम महर्षि विश्वामित्र बताते हैं रचयिता, और यहाँ वशिष्ठ जी बताना है, तो ये है उसी का पार्ट, लेकिन ये वाला पार्ट उनके द्वारा रचित है। हाँ, बस उसी से कनेक्टेड। अब वहाँ क्या है कि वहाँ भगवान राम के बीच एक संवाद चल रहा है, यहाँ उस संवाद को हटाकर जनमानस जो एकदम नॉर्मल पर्सन है या उनके बेटे को रखा गया, तो प्राण पर बात की गई है कि प्राण, देखो अगर हम लोग यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, हमने कहा कि संसार नश्वर है, सब चीज़ें बदलने वाली हैं, ऐसी बातें हमने बहुत डीप में समझाई, तो आपको लगता है कि सब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? और यही हमने कहा, कितना भी हम स्ट्रिक्टली बोल दें कि सबको समझना है, तब भी नहीं हो सकता समझेंगे, लेकिन हमने यही स्ट्रिक्टली आपको बिठाला अपने सामने, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, और फिर हमने कहा चलो अब आधे घंटे प्राणायाम करना ही करना है, ठीक। अब आपका नहीं भी माने, मजबूरी में बैठ गए, लेकिन मजबूरी में भी बैठ गए तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक। तो जो सामान्य लोग हैं उनके लिए क्या है, हठ योग है। जो लोग पहले से यात्रा कर चुके हैं, ऐसे संस्कार थोड़े से इस टाइप के हैं जहाँ भावनाएं और विचारों के बीच एक तालमेल बैठा हुआ है, उनको राजयोग समझ में आ जाएगा, ठीक। उनको मंत्र योग की अगर वैज्ञानिकता समझाए तो करते करते ही समझ लेंगे कि कौन से चक्रों में कौन से मंत्र का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जन सामान्य नहीं कर सकते हैं, ये वो लोग करेंगे जिनकी कुछ यात्रा होकर आई है, ठीक है। अभी मान लो हम सब लोगों को बिठाला जाए, कुछ लोगों को ये लग रहा है सिलेबस कि हम पढ़ने पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, और इनमें से हम लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी कि सिलेबस पढ़ते हैं तो लगता है पास होने की बात बाद में छोड़ो, पहले इसको डीप में पढ़ लें, ठीक। तो डीप में जब पढ़ने का जिसका मन होगा, ये उसका संस्कार है, ये जबरदस्ती में डीप में कोई पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, तो जो चीज़ें हमारी भावना और विचारों के संतुलन या समन्वय में आ जाएंगी, वो सब राजयोग की तरफ पहुँचती है, ज्ञान योग की तरफ पहुँचेंगे। और जिन चीज़ों में हमें शुरुआत करना है, एक फोर्सफुली हमें प्रेशर, मतलब जैसे अभी हम लोगों को लग गया कि स्वास्थ्य के लिए योग सबसे अच्छा है, लेकिन हमारा कोई संस्कार नहीं है, बस बात केवल समझ में है, तो यहाँ फोर्सफुली हम प्रेशर देंगे तो ये हठ योग हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें हठ योग से संबंधित भ्रामक धारणाएं सबको पता है, ठीक। उसको हम रिविजन में नहीं लेंगे, क्योंकि भ्रामक धारणाओं का मतलब क्या है, जो चीज़ें सिंपल सा समझना है, योग मनुष्य जाति के लिए है, योग किसके लिए, संपूर्ण मानवता के लिए है। तो ना यहाँ तो कोई कास्ट क्रीड सिस्टम रिलीजन आता है, ना मेल फीमेल आता है, ना गृहस्थ और सन्यासी आता है, ना बीमार और स्वस्थ आता है, सबके लिए है योग, ठीक। तो भ्रामक धारणा क्लियर हो गया कि भ्रामक धारणा इसमें से क्या रही हमारी। फिर देखते हैं हमारे यहाँ पर 10 यम और नियम है। योग दर्शन में हमने क्या पढ़ रखा था, या उपनिषद नहीं, उपनिषद में ध्यान रखें, सभी जगह उपनिषद में 10 यम और 10 नियम ही आते हैं, ठीक है। केवल योग दर्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 5 यम 5 नियम, ठीक। और वहाँ थोड़ा और भी उल्टा होता है कॉन्सेप्ट, नियम वाली चीज़ें यम में आ जा रही हैं और यम वाली चीज़ें नियम में आ जा रही हैं। ये भी एक आपने क्वेश्चन अगर जिन्होंने ढंग से सॉल्व किए 5 से 6 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यम की चीज़ें नियम में है और नियम की चीज़ें यम में है। फिर देख रहे हैं इसमें साधक और बाधक तत्व, वो हमारे लगभग सेम है। जो हठ प्रदीपिका के साधक बाधक तत्व हैं पूरे हठ योग में, हठ योगिक उपनिषद में वही साधक बाधक तत्व है। फिर देख रहे हैं घट की अवधारणा सबको पता है, जैसे घड़ा घट है वैसे हमारा शरीर घट है। मिट्टी के घड़े को पकाया ना जाए तो उसको
तोड़ना बहुत आसान है, ठीक, उसमें पानी रुकेगा नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर को किस में पकाएंगे हम लोग? योग रूपी अग्नि में। योग रूपी अग्नि में। तो योग रूपी अग्नि कौन सी है हम लोगों के लिए? प्राणायाम। प्राणायाम हम लोगों की योग रूपी अग्नि कौन सी? प्राणायाम है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर घट शुद्धि हो गया। फिर हठ योग में शोधन क्रियाओं की अवधारणा और महत्व। कहाँ कहाँ शोधन क्रियाएं दी गई, सब भी अलर्ट बैठेंगे ताकि एक लगे कि ओरल हम लोगों ने कुछ समझ लिया है। कहाँ कहाँ हमारी शोधन क्रियाओं का के बारे में बताया गया है? हठ रत्नावली, हठ योग प्रदीपिका और घेरण संहिता। घेरण संहिता, ठीक। चलिए, और कहीं? कहीं नहीं है सटका, ठीक, बस यहीं पर है, ठीक। उसमें भी जो हमारा हठ प्रदीपिका है वहाँ पर कंपल्सन नहीं है, ठीक, वहाँ कंपल्सन नहीं है कि सबको करना है। दूसरा, हठ प्रदीपिका में और घेरण संहिता के सटकर्म में अंतर क्या है? केवल सीक्वेंस का अंतर है। उसमें जो कपालभाति छठे नंबर पे हो वहाँ 5वें नंबर पे आ गई, और वहाँ नौली को लौली की कहा है। ठीक है, एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि घेरण संहिता में फर्स्ट नंबर पे क्लींजिंग प्रोसेस रखी गई है, ठीक, और हठ प्रदीपिका में कहाँ रखा गया है? ये सारे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ क्वेश्चन कहीं नहीं है, ठीक है। हठ प्रदीपिका में कहाँ रखा गया है सटकर्म को? आसन के बाद, मतलब सेकेंड चैप्टर प्राणायाम से पहले। अगर चैप्टर पूछा जाएगा तो घेरण संहिता फर्स्ट है और हठ प्रदीपिका सेकेंड में आ रहा है हमारा, ठीक। हठ प्रदीपिका सेकेंड में है, कंपल्सन नहीं है और डिवीजन नहीं है। कितनी चीज़ें नहीं है सटकर्म में? कंफर्म करिए। अभी हमने 3 से 4 चीज़ें बोली है। हाँ बोलिए। मैम एक तो केवल ये स्थूल और कफ वाले व्यक्तियों के लिए मेदह श्लेष्माधिक है, केवल वही करेंगे, और इसके वो वैसे डिवीजन भी नहीं है। वेरी गुड। मतलब जो हमारे सटकर्म में 6 हैं उनका कोई डिवीजन नहीं है, यहाँ पर सिंगल है सब, ठीक। और क्या है? और घेरण संहिता में पूरा प्रॉपर डिवीजन दिया है कि धोती के भी प्रकार है, धोती, वस्पी तथा नेति, त्राटक, नौली, सबके प्रकार है। और ये सबके लिए कंपलसरी है कि हर साधक पहले यही करेगा तब वो साधना आगे बढ़ाएगा। वेरी गुड, ठीक। षट्कर्मण शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म्। फिर एक और कॉन्सेप्ट अभी हमने बोला कि वहाँ फर्स्ट नंबर है और यहाँ का प्राणायाम से पहले है, ठीक। ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। अब एक और इसी में है सटकर्म का पार्ट है, क्योंकि अब देखो, अब इसलिए हम ये सब बोल रहे हैं ना ताकि पढ़ते समय खुद से देख पाओ कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम ऐसे नहीं बोलते तब तक आप पढ़ के सब रेडी रखते, फिर जब ऐसे पूछा फिर लगता है अच्छा अब ध्यान से देखेंगे जाकर वहाँ, ठीक। गजकर्णी कहाँ कहाँ है? गजकर्णी का वर्णन कहाँ कहाँ, किन किन बुक्स में है? घेरण संहिता में और हठ रत्नावली में। गलत हो गया आंसर। हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में। गलत मैम हठ रत्नावली में भी तो है ना, मतलब उसमें हाँ, तो हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में, हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में, ठीक। वहाँ गजकर्णी नहीं है। मैम कुंजल बोलते हैं ना, कुंजल तो हाथी के लिए आता है। इसमें क्वेश्चन जो आता है बड़ा अच्छे से समझ के रखें। जो गजकर्णी का वर्णन है वो कहाँ पर है? वो हठ प्रदीपिका के अनुसार आएगा, उसको घेरन से नहीं जोड़ेंगे। क्योंकि देखो अब कहाँ है, हम वाईसीबी में नहीं है, यूजीसी नेट में है। इसमें बड़ा क्लियर क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि गजकर्णी का वर्णन कहाँ है। अब वहाँ बुक्स दे दिए हैं, उनका अर्थ तो हम लोग कॉमन समझ के टिक करके चले आते हैं। गजकर्णी का वर्णन कहाँ है? यदि दोनों बुक्स होंगी तो सब 2 ऑप्शन में होगा, ठीक, या कोई नहीं में जाएगा और या फिर एक में जाएगा। तो वो बुक्स के अकॉर्डिंग आप देखना कि 2 बुक्स हैं या फिर केवल हठ प्रदीप का हठ रत्नावली, तो सिंगल आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर इसमें क्या है हमारा, कुछ चीज़ों को सबको ध्यान में रखना है। ये जो है हमारा मिताहार, ठीक। तो मिताहार का कॉन्सेप्ट केवल घेरण संहिता को छोड़कर लगभग मिताहार का कॉन्सेप्ट पूरे हठ योगिक उपनिषद और हठ योगिक ग्रंथों में सेम है। घेरण संहिता को छोड़कर सबका मिताहार का कॉन्सेप्ट क्या है? हठ प्रदीपिका के अनुसार है। जितने हमारे हठ योगिक उपनिषद हैं वहाँ पर भी और जितनी हमारे हठ योगिक ग्रंथ हैं वहाँ पर भी, ठीक है। फिर देखते, क्योंकि अब इन चीज़ों को कॉमन भी कर लें कि हम लोग पढ़ रहे, नहीं तो फिर हम लोगों के लिए तो सब ऐसा लगेगा सब टफ हो रहा है। अभी हम लोगों ने उसमें
आप लोगों ने अगर की नोट से बनाए तो कुछ ने बनाकर भेज भी दिए, तो वहाँ पर हम लोग ने क्या देख लिया, अगर सारे टोटल उठा लें तो हम लोगों को लगेगा केवल 50% हमें पढ़ना है और सब में मर्ज कर देना है। ठीक, अब भी वहाँ से जिन्होंने सही पढ़ा है वो जब यहाँ पढ़ेंगे आकर तो कम से कम 30% वहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा मैटर। ठीक, अब जिन्होंने दोनों पढ़ लिए हैं या ये बोलें कि जिन्होंने उसको ठीक से समझा है और यहाँ ग्रंथों को पढ़ा है, अब दोनों यूनिट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, और मेहनत भी कम पड़ेगी क्योंकि उधर हम पढ़ कर रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर योगासन की परिभाषा कहाँ कहाँ पर है। पहले तुम इसका अर्थ बता दीजिए सब, और सभी अपना अपना कोशिश करके रखिए कि अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हम डेली बोल रहे हैं कि आप जो बाहर है उनको छोड़कर सब वीडियो ऑन करो। दीदी योग दर्शन में है योग आसन स्थिर सुखम आसनम ना, चलो सीमा मैम ने अपने अनुसार सही बोला। ठीक है, अब आप लोग बोलो अपने अनुसार। सीमा मैम ने क्यों सही बोला, परिभाषा सही बोली है, लेकिन वो थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहा कि हठ योग में बोलना है। ठीक है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तभी उन्होंने आंसर सही दे दिया। ठीक, चलो अब बोलेंगे सब बाकी के लोग कि हमारे कहाँ कहाँ परिभाषाएं हैं और परिभाषाओं का मतलब क्या है हठ योग में। मैम हठ योग प्रदीपिका में जो आसन है वो 3 तरह के, ध्यानात्मक, शरीर संवर्धनात्मक और विश्रामात्मक है। तो जो 15 है उसमें से एक जो शवासन है वो विश्रामात्मक है, बाकी उसमें 5 ध्यानात्मक है और बाकी सब शरीर संवर्धनात्मक। हम रचना जी से फाइन पहले शुरू कर रहे हैं, बाकी बोले नहीं हो तो उन सबका फाइन अपने मन से मान लेंगे हम। ठीक, अब बोलेंगे। शवासन नहीं है फिर से बोलेंगे मोनिका मैम, हमको बहुत क्लियर वॉइस नहीं है। एक मिनट मैम, शवासन नहीं है हठ प्रदीपिका में। अब मोनिका मैम से तो लग रहा है 200 ले ले, 100 रुपए के फाइन की जगह 200 रुपए ले ले हम, है ना। अब तो लगता है बिल्कुल ले ले, थोड़ा बहुत हम शायद कुछ सोच भी रहे थे, अब लगता है ले ही ले हम सबसे पास। ठीक है, देखो हमने क्या पूछा है। ठीक, अब भी अलर्ट बैठो, पता है सब लोग पूरी तैयारी करके बैठे हो। अब अगर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है कि हमें कहाँ सुधारना। हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, हमने कहा था परिभाषाएं कहाँ कहाँ पर हैं, तो परिभाषा क्या क्या है। घेरन संहिता के अनुसार आसनेत भवेत् दृढ़म्, ये घेरन संहिता में भी है, हठ प्रदीपिका में भी है। ठीक है, नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट जीआरएफ में। हम बिल्कुल प्रॉपर बोल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को फीड है माइंड में। इतने बार हम लोगों ने 50 बार पेपर को ऐसे नहीं जैसे पानी पीते हैं किसी को, ऐसे सॉल्व किए हैं, तो इसलिए हमारे लिए कुछ भूलते नहीं हम कहीं पर भी। ठीक है, जबकि पेपर देखते नहीं पर हमको बिल्कुल याद है कहाँ कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, और कहाँ है बोलो मानसी, ये वाला आपको भी पता है। ठीक है, वाईसीबी में पढ़ चुके हो सब। देखो अभी हम लोगों ने एक दृढ़ता वाला वो हमने देखा, आसन से दृढ़ता आती है। हठ प्रदीप का हठ रत्नावली में क्या है, 15 की तरफ जाएंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है 15, 16, 17 में देखिए जाकर, वहाँ लिखा है 17 नंबर पे कि जब हम आसन करेंगे तो क्या क्या आएगी, स्थिरता, मानसिक स्थिरता आएगी, आरोग्यता आएगी, शरीर में हल्कापन आएगा, और एक और 4 चीज़ें हैं वहाँ पर। ठीक, ये परिभाषा है। जैसे अब से दृढ़ता आती है तो वो परिभाषा है। ठीक है, ये भी तो ध्यान रखना है कि परिभाषा के आप लोग क्या बता रहे थे रचना जी और मोनिका मैम, आसन का डिवीजन बता रहे थे, आप बता रहे थे डिवीजन बता रहे थे। मानसिक, शारीरिक स्थिरता, आरोग्य और हल्कापन। हाँ, 4 चीजें हमको याद है। प्रथमांग द्वादासनम पूर्वमुच्यते, कुर्यादासनम स्थैर्यम, आरोग्यम चांग लाघवम। अब देखो याद भी था, है ना, हमने भी क्या कहा, ये बिना देखे नहीं बोले जा रहे हैं। मतलब डाइट भी मैं रेडी कर रही हूँ पर मुझे सामने पेपर चाहिए, वो होता है तो मैं आगे से बोल जाती हूँ, अदरवाइज मैं बोल नहीं पाती। हो तो भी ऐसे करके चलना है कि हमें श्लोक ना भी लर्न रहे तो रचना जी उससे कोई दिक्कत नहीं है। श्लोक का कॉन्सेप्ट दिमाग में है वो ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, जो हमसे पूछा जा रहा है उसका आंसर यदि हमने तुरंत टिक कर दिया जाके, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ें नहीं होंगी, केवल आप हो गई, पेपर होगा आपका। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसी में हम लोग आते हैं। तो ये परिभाषा पता चल गई। ठीक, अब जरा एक बार सब भी अलर्ट बैठ जाओ, आसन का डिवीजन बोलो। आसन जितने हमारे ग्रंथ हैं कहाँ कहाँ पर आसन को मेंशन किया गया, सामने अपना सिलेबस रख लो, सब लोग बोलो। जरा मानसी आप भी स्टार्ट करो बोलना।
कहाँ कहाँ पर आसन है और कौन कौन से हैं। जैसे 15 हैं, 84 हैं, 32 हैं, वो तो संख्या में बोलना। जो कम वाले हैं, 1 है, 2 है, 3 है, उनके नाम बोलना। देखो 3 के तो आसन सबको पता है ना, हठ प्रदीपिका 15 आसन 15, घेरन संहिता 32, ठीक, हठ रत्नावली 84, ठीक, इतना क्लियर है। अब 2 और बुक्स कौन कौन सी शिव संहिता बच रही है, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता और सिद्ध सिद्धांत संहिता में 4 आसन है। कौन कौन से? सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन जो पश्चिमोत्तानासन है, और भद्रासन एक और है। 4 ही आसन है वहाँ पे। अब ध्यान से हमको ये बोलकर बताइए, भद्रासन है कि स्वस्तिक आसन है वहाँ पे? रचना जी बोलिए उसमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अकॉर्डिंग आसन। मैम सब मिक्स हो गए, पढ़ा है लेकिन अभी कुछ भी अलग नहीं कर पा रहे हैं। चलो ये आपको समझ आया कि हमने ये सब क्यों पूछा है, ठीक है? इसीलिए हम पूछते हैं क्योंकि ताकि फिर से आपको एक लाइट जलती है अंदर से कि अच्छा अब हमें कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न है। उसमें कोई बात नहीं, जब सब लोग पढ़ते हैं ना, होता सबके साथ ऐसे ही है, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं। बस अब हम लोगों को क्या करना है, अपनी चीज़ों को क्लियरिटी में लाना है कि सबको अलग कर आसन की लिस्ट बनाओ एक, उसमें लगा के, चाहे उपनिषद के आसन हो, चाहे वो हमारे हठ योगी ग्रंथ के आसन हो, और इवन योग दर्शन क्या, ठीक, सब, और श्रीमद् भगवद गीता का, उनको टिक करके ऊपर अलग कर दो और बाकी के सबको अलग कर दो। प्राणायाम है, पूरा ऐसे एक लिस्ट बना दो, ठीक। जो जो सिमिलर एक शब्द भी ऐसा है जो पूरे 10 के 10 यूनिट में कहीं भी मैच करता हो वो शब्द, तो उसके सामने सारे रेफरेंस बुक को टिक कर दो जाकर, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, ठीक। नोट्स इसीलिए तो बोल रहे बनाने को, क्योंकि अब जो आप आफ्टर 20 पढ़ोगे, 20 दिसंबर के बाद आप केवल की नोट्स उठाओगे आप, ठीक, सिलेबस की नोट्स, और कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए फिर अब देखते हैं इसके बाद इसमें, अच्छा किस आसन को पूरे हठ योग में, उपनिषद से लेके हठ योग में सबसे बड़ा रोल, मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया, ये बोले? सिद्धासन। वेरी गुड। सेकेंड नंबर पे पद्मासन, सेकेंड में पद्मासन आ जाएगा। पहला सिद्धासन होगा, दूसरे में पद्मासन आएगा, ठीक। वशिष्ठ संहिता में कौन से आसन को इम्पोर्टेंस दिया गया है? यही 2 है और उसमें कमलासन नाम है। उसमें पहले पद्मासन को इम्पोर्टेंस दिया गया, कहीं पद्मासन को फर्स्ट रख दिया गया है, लेकिन ये दोनों ही आगे पीछे होंगे, ठीक। मोस्टली तो सिद्धासन 1 पे है, ठीक है। कहीं कहीं पद्मासन क्यों यहाँ पर रखा गया, क्योंकि ये ग्रंथ ज्ञान योग से भी प्रभावित है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर उसको कनेक्ट किया जा रहा है इससे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसी में हठ प्रदीपिका हठ। हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, हमें केवल किन किन बुक्स के आसन के नेम ध्यान रखने हैं? शिव संहिता, ठीक, वो ध्यानात्मक आसन है, और एक उग्र आसन है, उसको क्या बोलते हैं? पश्चिमोत्तानासन, जो शिव संहिता में मेंशन है। फिर इसके बाद हमारे, और कैसे नोट्स बनाना अपने, शिव संहिता 5 पटल है वहाँ पे, ठीक। ऐसे करके नोट्स में बस एक, आप समझ लो हमने 8-7 साल तो हो चुके हैं, आप अगर मेरे नोट्स उठा लो ना तो ऐसा लगता है कि आज भी लोग कैसे कहाँ नोट्स बनाएंगे, और वो सब अपने मन की क्रिएशन है, ये भी नहीं किसी से कुछ सुना समझा है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक तरीका होता पूरे पढ़ने का। तो शिव संहिता के कितने पटल हैं, किन पटल में कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं, उनको वहाँ नोट करके बस टिक कर दो, केवल एक पेज में पूरा आपका कंप्लीट नोट्स, ठीक। फिर सीधे सिद्धांत पद, एक मिनट किसी की तरफ से वॉइस आ रही है मैम, दोबारा बताइए नोट्स। फिर से बोलो जिसको सुनाई दे रही हो। ये नोट्स दोबारा बनाएं क्या? अंजू हम तो नोट्स नहीं बनाना, की नोट्स बना लेना अपना, अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप तो इतने बार कर चुके, केवल की नोट्स बनाना, रिवीजन के लिए की नोट्स फिर से बनाना, ठीक। चलिए
फिर आते हैं इसमें देखते हैं हम लोग, हाँ हम एक बात कर रहे थे कि मान लो आपको शिव संहिता के आसन पता है 4 हैं, सिद्धांत पद्धति 3 हैं, और इसमें योग वशिष्ठ संहिता में 2 आसन है। फिर हमने हठ प्रदीपिका 15 है। फिर हमने 32 आसन घेरण संहिता, 84 आसन किसके हो गए, हठ रत्नावली के। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जो क्वेश्चन आता है और हर बार लगभग आ रहा है, जिस आसन का नाम सबसे टफ लगे और जिसको आपने प्रयोग में ना लाया हो, वो किसका आसन होगा, हठ रत्नावली। हठ रत्नावली का। बिल्कुल वन वे, कुछ ऐसी भी ट्रिक्स हैं इसमें, वन वे सीधा सीधा क्या है, हठ रत्नावली। लिख दिया जाए 5 प्रकार के मयूरासन, कहाँ है मेंशन होगा ये, हठ रत्नावली। मैम ये क्वेश्चन भैरवासन आया था तो वो काफी ऑड सा नाम था, तो वो हठ रत्नावली। क्योंकि हम लोग 84 नहीं लर्न कर पाएंगे, लेकिन 15 तो सबको कॉमन लर्न है। 15 आसन में सब सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता सब उसमें आ गए। इवन घेरण संहिता में भी वो कवर हो गई। अब उसमें भी कुछ ऐसे एडिशनल आसन है, उनके भी लगभग सबने नाम सुन रखे हैं, ठीक है। अब केवल जो अब इनको क्रॉस करके आसन आ रहे हैं और हमें लगता है ना हमने प्रैक्टिस की है ना हमने नाम सुने, क्योंकि अभी और भी कई चीज़ उसमें चेंज होंगी, तो हमें फाइनल रखना है ये किसका आसन है, हठ रत्नावली का आसन है, ठीक। चलिए फिर देखते हैं, इसमें नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे प्राणायाम में किसका एक एडिशनल प्राणायाम है, बाकी सिमिलर है प्राणायाम सब में, हठ रत्नावली, भुजंगीकरण, ठीक, एडिशनल है वहाँ पे, बाकी सब सिमिलर है। अब लेकिन फिर सिमिलरिटी भी जहाँ पर है वहाँ पे भी क्या ध्यान रखना है, हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली सिमिलर है, लेकिन एक ऐड है वहाँ पर, एडिशनल है। फिर हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरण संहिता, 2 आसन चेंज है यहाँ पर, 2 क्या 3, एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक नया नाम, 2 नए नाम जुड़ रहे हैं, एक कम हो रहा है और 2 नए नाम जुड़ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि किसमें कहाँ। अब जब प्राणायाम का बनाना अब तो सारे बुक्स के नेम लिख दो, ऊपर रेफरेंस डाल दो, नीचे प्राणायाम लिखो, जो एडिशनल हो रहा है उसके साइड क्रॉस लगाकर उसका रेफरेंस डाल दो और बाकी सिमिलर कर दो सबको, ठीक। क्योंकि जब आप ऐसे पढ़ो, अभी आप लोग कैसे पढ़ते हो पता है, 2 तरीके से नोट्स बनते हैं। एक बार आज फाइनल लिख लो अपने सिलेबस पे जाके, 2 तरह से नोट्स बनाए जाते हैं, की नोट्स। एक की नोट्स बनता है अकॉर्डिंग टू टॉपिक, टॉपिक कह रहे हैं मीन्स बुक के अकॉर्डिंग नोट्स बन, जैसे मान लो हठ प्रदीपिका पढ़ी बुक हमने, उसका नोट्स बनाया, घेरण संहिता पढ़ी उसका नोट्स बनाया। दूसरा बनता है अकॉर्डिंग टू टॉपिक। टॉपिक का मतलब आसन है तो आसन की पूरी कैटेगरीज को, सारी बुक सारे रेफरेंसेज उठा लिए, प्राणायाम है तो सबके रेफरेंसेज उठा लिए, ठीक। बस 2 ही तरीके हैं ये प्रॉपर हमारे नोट्स बनाने के। तो एक बार मान लो हमें कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार अपने प्रॉपर नोट्स उठा लेंगे जो प्रॉपर हमने बुक के अकॉर्डिंग बनाए हैं, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी जगह पर जा कर के हमने टॉपिक वाइज नोट्स बना लिए, बस हो गया फाइनल। आपको फिर कभी कुछ प्रॉब्लम की ज़रूरत ही नहीं होगी कि कहीं से आपको लगे कन्फ्यूज़न आ रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं अब जो हमारी प्राणायाम है इसमें एक और चीज़ आती है कि जो हमारे जितने भी हम योग करेंगे, योग से हमें हमारे हठ योगी ग्रंथों में एक रिजल्ट आउट किया जा रहा है, कंक्लूजन निकाला जा रहा है। यदि हम ठीक ढंग से योग करेंगे तो हमें सभी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, और ठीक ढंग से योग नहीं करें, योग तो कर रहे हैं बट ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो क्या होगा, सभी तरह के वात पित्त कफ जनित रोग उत्पन्न हो जाएंगे। उनको ठीक ढंग से योग करके खत्म भी किया जा सकता है, नियंत्रण में भी किया जा सकता है, और उनको क्रिएट भी किया जा सकता है, ठीक है। मतलब समझे, पढ़ भी रहे हैं और फेल भी हो रहे हैं, ठीक, योग भी कर रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं, तो फिर ये कनेक्ट नहीं होगा। फिर देखते हैं नीचे, और नीचे आते हैं बंद मुद्रा। बंद और मुद्राएं क्या है, पूरे हमारे हठ योगी ग्रंथ में जहाँ भी मुद्राएं हैं उसके अंदर बंद है, जहाँ भी हमारी मुद्राएं हैं सबके अंदर बंद है। एक दिन हमने एक बुक दिखाई थी सबको, क्योंकि सबका 1 वे आंसर लगभग गलत आया था, एक किसी व्यक्ति का आंसर सही था लेकिन 100% श्योर नहीं हम इस समय। मुद्राएं चैप्टर कहाँ पर है, किस बुक में है,
क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, घेरण संहिता। अब रचना जी कुछ गलत हुआ तो हम सबका फाइन अब ले लेंगे हम, ठीक, क्योंकि अब ऐसे अलर्ट नहीं हो रहा। अपनी अपनी बुक उठाओ, आज फिर चेक करो इसमें सब लोग फाइनल हठ प्रदीपिका बुक उठाइए और घेरण संहिता उठाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग चैप्टर देख रहे हैं, उसमें एक में 5th है, 4 चैप्टर है, 5th एडिशनल है और एक में 7 चैप्टर है। वही हठ रत्नावली का डिवीजन है। एक बार अपनी उठाइए हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता, उसके इंडेक्स में जाइए, देखिए जाकर। सीमा में पानी पीजिए, नींद आ रही है आपको, कोई बात नहीं, पानी पी लीजिए आराम से, ठंड का मौसम है इस समय, तो बस रजाई के अंदर एक बार चले जाओ तो लगता है अभी आज लेट खाना खाया इसलिए कोई बात नहीं, ठंड का मौसम है इस समय, तो लगता है कि सो जाओ। गर्मी में तो नींद आती नहीं इतनी अच्छी, ठंड में तो लगता है जब चाहो क्या कह रही मानसी? घेरण संहिता में मुद्रा बंद है। और मुद्राएं किस चैप्टर में? हठ प्रदीप का देखो। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हमने क्या पूछा है? जैसे हमारा आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, ठीक है, एक बुक में मुद्रा और बंध एक साथ दिया हुआ है चैप्टर में, और एक में केवल मुद्राएं दिया हुआ है। तो मुद्राएं किस में आ रहा है? बोलिए मोनिका मैम। हठ प्रदीपिका में। हठ प्रदीपिका में। रचना जी किस में बोला था? घेरण बोला था मैंने। ठीक, अब ध्यान रहेगा सबको किस में है मुद्राएं हमारा चैप्टर। मुद्राओं के अंदर बंध तो सभी में है, लेकिन मुद्राएं चैप्टर कहाँ पर है? तो ये दोनों ही बुक में होगा, हठ प्रदीपिका में भी और शायद रत्नावली में भी। आप देखो क्योंकि उसका सेम पैटर्न जाता है। ठीक है, घेरण संहिता में क्या है? मुद्रा और बंध दोनों है वहाँ पर। चलिए फिर देखते हैं हम लोग, इसके बाद नीचे और आ रहे हैं। अच्छा, मुद्राओं की संख्या 10 कहाँ कहाँ पर है? उन ग्रंथों के नाम बोलिए। मैम हठ प्रदीपिका में 10 है। वेरी गुड। सिमिलर उसका जो रेफरेंस बुक है उसमें भी 10 होंगी, हठ रत्नावली में भी। और घेरण संहिता में 25। घेरण संहिता की मुद्राओं को छोड़कर सभी में 10 ही मुद्राएं होंगी। ठीक, कुछ इतना वन वे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं। केवल घेरण संहिता में 25 मुद्राएं हैं, इसके अलावा किसी भी ग्रंथ की मुद्राएं आएंगी, नंबर ऑफ मुद्रास कितने हैं? 10 होंगे केवल। ठीक है, चलिए अब 10+1 है किसमें? वो तो उसमें है 101 मुद्रा, नहीं वो 101 नाड़ियां हैं वहां पे। मुद्राएं कहाँ पर है अंजू? मैम वो 11 बता रही है, 10+1। वही हमने कहा 11 मुद्राएं कहाँ पर है? मैम योनि मुद्रा ना उसके साथ 10 के ना, वो उसको नहीं क्या, वो नहीं करेगी योनि मुद्रा को। मुद्राओं में जहाँ 10 करके है वहाँ उसको 10 ही रखना। ठीक है, उसको जब डीप में जाओगे 10 ही मुद्राएं, योनि मुद्रा को ब्रैकेट में रख लेना। ठीक है, मुद्राएं 10 ही होंगी जाके। ठीक, योनि मुद्रा जो है उसको अभी आगे पढ़ाएंगे, वो 11 जो है उसका एक तो ब्रैकेट वाला पॉइंट में जाएगा, प्रॉपर नहीं जाएगा मुख्य मुद्राओं में। ठीक है, बोलेंगे किसी को कुछ बोलना? चलिए अब देखते हैं इसमें, इसके बाद नादानुसंधान। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पहले तो हम लोग ने देख लिया घेरण संहिता के अनुसार प्रत्याहार और ध्यान की अवधारणा। ठीक, ध्यान यहाँ पर 3 प्रकार के हैं, प्रत्याहार सबको पता है। ठीक, अब लेकिन एक और क्वेश्चन है, प्रत्याहार और प्राणायाम हमेशा हम लोग पढ़ते हैं प्राणायाम पहले करना है, प्रत्याहार बाद में करना है। घेरण संहिता में क्या कॉन्सेप्ट है? ओनली 1 बुक है, केवल एक मात्र है। उपनिषदों में भी आपने देखा था प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है। ठीक, केवल घेरण संहिता में क्या है? प्रत्याहार पहले है और प्राणायाम बाद में है। ठीक है, प्रत्याहार से पहले क्या डिफाइन है घेरण संहिता में? क्यों ऐसा डिफाइन किया गया? चलो क्यों भी पूछ ले। एक बार सीक्वेंस बोलिए मानसी, सब लोग बोलो अपना अपना सीक्वेंस जो हमारे घेरण संहिता में 7 अंग है। षटकर्म, आसन, मुद्राबंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। वेरी गुड। ठीक, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताओ
कि प्रत्याहार प्राणायाम से पहले क्यों रखा गया है, क्योंकि इतना आप समझ लेना, जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं हमें उसका अर्थ भले ही ना पता हो, लेकिन वो पूरा वैज्ञानिक ढंग से ही रखा जाता है। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने कोई ऐसे ही रख दिया होगा प्रत्याहार को पहले और प्राणायाम को बाद में, कुछ उनका अपना एक्सपेरिमेंट रहा होगा तो रखेंगे। ठीक है, बोलिए। मैम धैर्य आ जाता है उससे पहले, प्रत्याहार में धैर्य आ जाता है। और प्रत्याहार से पहले देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रत्याहार से पहले मैम मुद्रा बंद लगाएंगे तो उसमें स्थिरता आ जाती है, स्थिरता के बाद में धैर्य, क्योंकि मुद्रा और बंद हमने लगा लिया है, तो मुद्रा और बंद से क्या आ जाएगा, प्रत्याहार। ऑटो में आप बंद लगाओगे तो प्रत्याहार नहीं हो जाएगा। समझ आए सबको? बंद की जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो प्रत्याहार तो ऑटोमेटिक, मतलब प्राणायाम से भी बंद पहले इफेक्टिव होता है कि नहीं होता है? प्राणायाम तो सब कर सकते हो, लेकिन हम कहते बंद लगाओ जरा, 1-1 मिनट रोको, वो रोकना कठिन हो जाएगा। वो भले आप 10-10 सेकेंड से रोकना शुरू करो, प्राणायाम सिंपल करना आसान है, लेकिन बंद को लगा लिया हमने और प्रैक्टिस हो गई कि तीनों बंद लगाने आ गए, तो इसका मतलब है कि प्रत्याहार हो गया हमारा। इसलिए हमारा प्राणायाम से यहाँ प्रत्याहार को पहले रखा गया है। ठीक, हमारे पास एक रीज़न भी होना चाहिए कि किस लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, ध्यान क्या है हमारे यहाँ पे? 3 तरह के ध्यान हैं, ज्योति ध्यान, स्थूल ध्यान। कौन सा पहले आएगा, स्थूल या ज्योति? स्थूल, ज्योति, सूक्ष्म। स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। ठीक, ज्योति ध्यान किस पर है? जैसे दिया जलता है ऊपर की ओर और उसे बोला जाता है लिंग, जो हमारा शिवलिंग भी होता है, और अगर जलता हुआ आप दिए को सही से देखें ऊपर लौ जाती, वो लगभग सिमिलर जाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा। स्थूल ध्यान क्या है? जितना हम लोग बाहर के किसी ऑब्जेक्ट पर अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं, या ये कह दें अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। ठीक, एकलव्य ने किस पर ध्यान करा था? गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा पर। ठीक, क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने शिष्यत्व से इनकार कर दिया था, तो उन्होंने गुरु मान लिया, इसलिए उन्हीं के सामने अभ्यास किया। ठीक, उसका रिजल्ट क्या मिल गया? वो पारंगत हो गए, अर्जुन से भी ज्यादा पारंगत वो हुए। अगर सृष्टि के क्रम में उनके अंगूठे को ना लिया जाता तो क्या होता? वो अर्जुन से अधिक के युद्ध का परिणाम कुछ अलग होता। ठीक, तो ये क्या है? इसका मतलब त्राटक का मीन्स समझ पाए कि त्राटक का अर्थ क्या है? त्राटक का मीन्स होता है कि जिस पर भी हम त्राटक करते हैं, यदि हम उसके साथ एक, जिसे बोलते हैं एक तार हो जाना। ठीक, अपने योगिक भाषा में बोलते हैं, यदि हम उस ढंग से त्राटक कर ले जाएं, तो जो सामने वाले के गुण हैं वो हमें उससे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक, इतना गूढ़ रहस्य है त्राटक का, लेकिन हम सब लोग सब करते रहेंगे पर ये कभी ध्यान ही नहीं दे पाते कि त्राटक हमें, किसी को भी अपने जीवन में समझ लो कि कौन इतना सुयोग्य है, जो हमारी चीज़ें कम हैं, जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, या हमारी चीज़ों को हम और सुधार सकते हैं। तो हमेशा डेली का एक नियम बना लो कि 5 मिनट्स त्राटक कर लो। आप देखोगे धीरे धीरे करके आपको पता नहीं चलेगा कुछ भी, आपके जीवन में ऑटोमेटिक परिवर्तन होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये त्राटक है हमारा। तो जब ज्योति ध्यान जो हमारा है, सॉरी स्थूल ध्यान है, स्थूल ध्यान क्या है? त्राटक ही है। ठीक है, स्थूल ध्यान क्या है? त्राटक है, मतलब बाहर के किसी विषय पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मान लो किसी को बहुत गुस्सा आता है तो वो किस पर, अगर हम लोग कहें कि जल पर ध्यान करो या अग्नि पर, तो किस पर वो त्राटक कर ले? ध्यान की बात छोड़, त्राटक जल, चंद्रमा पर, जल पर। और किसी को मान लो बहुत शालीन व्यक्ति है और इतना शालीन है कि हर छोटी छोटी चीजों से भयभीत हो रहा है, तो वो किस पर ध्यान करेगा? या अग्नि पे या सविता देव पे। ठीक है, इस पर हो गया। या फिर हनुमान जी के चित्र पर, या फिर महाकाली माता के पोस्टर पे, मतलब पोस्टर सॉरी महाकाली माता के विग्रह पर। ठीक है, तो ये क्या है कि जिसकी हम अपने जीवन में समझ लें हमें क्या चाहिए, उसकी यदि हमें अपने जीवन में पूर्ति करनी है तो कुछ किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल उस ऑब्जेक्ट को अपने सामने किसी भी फॉर्म में रख लें, बस उसको रखेंगे और उसमें अगर प्रैक्टिकल करेंगे
तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस तरह की शक्तियाँ आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, क्योंकि हम सब लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय अपने आप को बिल्कुल अवेकनिंग पोजीशन में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर हठ प्रदीपिका में नाद और नादानुसंधान। कल रचना जी ने बताया भी था कि नाद एक नाद है, अनहद नाद है। ठीक है, और एक कौन सा नाद है? दो नाद की बात हो रही थी, आहत और अनाहत। आहत और अनाहत। आहत क्या है? वो हमारे अंदर चल रहा है, ठीक, या हमें पूरे टाइम मिल रहा है। अनहद नाद क्या है? जो हमारी प्रकृति का एक यूनिवर्स का जो साउंड ओम है, वो क्या है, उसको हम सुनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसे अभी हम लोग कभी सुन ही नहीं पाते किसी चीज़ को, और अब जितना शांत होते चले जाते, शांत होते हैं, उतना फिर हम बाहर जो यूनिवर्स का साउंड है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में जो कुछ घटित हो रहा है वही हमारे अंदर घटित हो रहा है, लेकिन हम कभी इस बात को गहराई से देख नहीं पाते हैं। तो जो हमारा यूनिवर्स का साउंड है उसको कब सुन पाएंगे? जितना जितना हम कॉन्सेंट्रेट होते जाएंगे। इसलिए क्या विधि बताई गई है? भ्रामरी प्राणायाम। जैसे ही हम बाहर के स्वरों को सुनना बंद करते हैं, आवाज़ों को सुनना बंद करते हैं, साउंड को क्लोज करते हैं बाहर के, वैसे ही धीरे धीरे पहले हम अपने अंदर के साउंड को सुन पाते हैं। अभी तक हम लोगों को यही नहीं पता था कि हमारी जो श्वास की ध्वनि है, जब हाथ में रखिए तो पूरी ध्वनि सुनाई देती है अपनी। ठीक, लेकिन हम लोगों के पास ना तो टाइम सुनने का है और ना कभी समझने का है। ठीक है, डॉक्टर को बस सीधा दिखाते हैं चल के, नाड़ी अब देखो अब क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे लगता है वो सब समझ कर आए। बोलेंगे कृष्णा जी। मैम कल वो वैष्णवी मुद्रा की बात आई थी, तो वैष्णवी मुद्रा कौन सी? वैष्णवी मुद्रा, ओमकार ध्वनि, वो मात्राएं सब नोट कर लो। अभी हम इसमें देख चुके हैं, हम इसी के अंदर पढ़ाएंगे। ठीक, अलग नहीं करेंगे। और भी अभी जितने क्वेश्चन हो हठ प्रदीपिका के सब नोट कर लो अपने। ठीक, तो हम एक साथ उठाएं सबको। फिर नेक्स्ट आता है, सब नोट कर लेना या फिर अपने सिलेबस के ऊपर लिख लो। फिर नेक्स्ट आते हैं इसमें, तो जो नादानुसंधान है ये क्या है हमारा, जो इसी में हमारी दो चीज़ें आती, उन्मनी और मनोन्मनी। किसने किसने पढ़े ये वर्ड? पढ़े सभी ने हैं, अब किसको लर्न है? हाँ, उन्मनी मतलब मनोन्मनी तो मन से भी परे चले जाना। उन्मनी पहले आता है, मनोन्मनी बाद में आता है हठ प्रदीपिका में। ठीक, तो मनोन्मनी क्या है? जो साधना की चरम स्थिति की ओर जाएंगे, तो वो मनोन्मनी हो गया, ऊपर उठ गए। और नॉर्मल हम लोग जो जीवन जी रहे हैं तो किस में है? ठीक ठीक जीवन की ओर है, तो उन्मनी में आ गए। मनोन्मनी और ऊपर उठ जाना, तो मन का ऊपर उठना किधर जाएगा? नादानुसंधान की तरफ जाएगा। ठीक, जितना जितना हम अनहद नाद को सुनने के लिए रेडी होते जाएंगे, तो कौन सी स्थिति आएगी हमारी? मनोन्मनी आएगी। ये क्वेश्चन कम से कम 5 to 6 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, तो ये नादानुसंधान की हमारे चरण हो गए। कल हमने एक और बात बोली थी, जहाँ पर वीणा का स्वर लिख दिया जाए वहाँ पर हमें क्या करना है? ऑटोमेटिक, चाहे वो सेकेंड स्टेज हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, हम क्या मान लेंगे? फाइनल है। मानसी समझ आई मेरी बात? मान लो हमारा नादानुसंधान के जो फोर्थ चरण है, स्टेज है, वहाँ पे हम किसका स्वर सुनते हैं? वीणा का। ठीक, वीणा क्या है? इसमें 5 जो तार हैं वो हमारे पंच तत्वों का संतुलन है। 5 वायु का संतुलन है, 5 महाभूत का संतुलन है, 5 हमारे जो सूक्ष्म तत्व, उन पर एक संतुलन है। ठीक है, तो मान लो अभी कल उपनिषद में एक जगह लिखा हुआ था, 3 स्टेजेस दिखा रहे थे वहाँ पे, तो थर्ड में वीणा लिख दिया था। तो मान लो फर्स्ट में वीणा की ध्वनि लिख दी जाए, सेकेंड में वीणा की ध्वनि लिख दी जाए, या कहीं फिफ्थ में लिख दी जाए, तो वीणा की ध्वनि का मतलब है नादानुसंधान की फोर्थ अवस्था, जिसका नाम है निष्पत्ति अवस्था। ठीक, क्योंकि कई बार जो हमारे उपनिषद हैं उनमें नंबर्स कम और अधिक हो रहे हैं। ठीक, उसमें 3 थे, वहाँ 3 अवस्थाएं हैं नादानुसंधान की, यहाँ 4 हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना? कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि वीणा की ध्वनि निष्पत्ति अवस्था है, वो ही अंतिम अवस्था है। चाहे वो 3rd नंबर पे मिले हमें, चाहे वो 4th नंबर पे मिले, चाहे 5th में मिले। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो टिक करने में दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये निष्पत्ति अवस्था 4th फाइनल स्टेज है। 3rd में तो 3rd को टिक कर देना, 4th में है तो 4th को टिक करना, 5th में है तो 5th को टिक करना। ठीक, अब देख रहे हैं हम लोग हठ योग और राजयोग के बीच संबंध क्या है। बोलो मानसी, हठ योग और राजयोग के बीच संबंध क्या है?
हठयोग की सीढ़ी राजयोग है। हठयोग की सीढ़ी राजयोग नहीं है, राजयोग की सीढ़ी हठयोग है। हठयोग। ठीक, देखो बिल्कुल उल्टा हो गया ना, आंसर सही पता था। ठीक ठीक, पता भी था, ऐसा नहीं नहीं पता होता तो लगता चलो पता ही नहीं था। ठीक, पता था। ठीक, और हठयोग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। ठीक, राजयोग की सीढ़ी हठयोग है और हठयोग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति। फिर हमारा हठयोग की समसामयिक उपादेयता क्या है इस समय? तो हठयोग का जो सबसे अधिक यूज हो रहा है, दो चीजें यूज हो रही हैं। सब ओपन हार्ट ओपन माइंड बैठो और आंसर दो कि हठयोग की कौन सी दो चीजें बहुत अधिक यूज हो रही हैं। 2 या 3 दोनों बोल सकते हैं। पहले 2 में जाएंगे फिर 3 में। मैम नीति और वस्ती। तो ये हमारा सटकर्म का पार्ट हो गया। ठीक, और प्राणायाम सबसे अधिक जो यूजफुल है वर्ल्ड वाइड वो है प्राणायाम। ठीक, पूरे हठयोग में। फिर सेकंड नंबर पे आसन, थर्ड नंबर पे क्लीनिंग प्रोसेस, क्योंकि क्लीनिंग प्रोसेस को आप अपने आसपास जितने ग्रुप में देखें वो सबसे कम में आता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्राणायाम, क्योंकि जो व्यक्ति सही ढंग से प्राणायाम करने लगता है उसको आसन की और क्लीनिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो जिस आसन पे बैठ के बस प्राणायाम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक पूरे बॉडी में वो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आएगी कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के एक एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में सप्लाई हो जाएगा। तो आपको कभी भी थकान फील नहीं होगी। आपको सच बोलकर बता रहे हैं, हमने अभी कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने प्राणायाम नहीं कराया, हमने उनको आधे आधे घंटे आसन नहीं कराया, आधे आधे घंटे प्राणायाम कराया, फिर उनको आसन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, आसन की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना कहीं बॉडी में एक पॉइंट में भी कोई पेन है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है उनको, और बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ठीक है, तो इसलिए प्राणायाम क्या है, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे संसार के जीवन में भी और अध्यात्म के जीवन में भी। चलिए अब एक इसमें पॉइंट लेते हैं जिसको सभी लोग हमको केवल 30 सेकेंड्स में डिफाइन कर देंगे। हठ योग का अर्थ क्या है? मैम है और ठे है चंद्र से कनेक्टेड है, और वाम इड़ा वामे भागे स्थिता, और जो ठे है ठकार वो सूर्य का द्योतक है, जो पिंगला दक्षिणे भागे स्थिता। ठीक, रचना जी पूरा आंसर दो, इसको हाफ हुआ। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं तो वो हठ योग है। ठीक, अभी और कंप्लीट करो आप इसे, और बाकी सब लोग अपने अपने मन से स्टार्ट करो। अभी और कंप्लीट करिए इसको पूरा। जब है और ठे के बीच संतुलन होता है तो नहीं, अभी आप वो सही बोल रही थी, अब उसी में आगे सही करिए उसको। वो जितना बोला ठीक बोला था, उसी को पूरा कंप्लीट करिए, और बाकी के सभी लोग बोल सकते हैं और आप करिए। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करना, अर्थात जो कुंडलिनी शक्ति उसका जागृत होकर और आज्ञा चक्र तक पहुंचना, ये सहस्त्रार तक पहुंचना, ये इसका अर्थ है। ठीक, देखो हमने 3 बार कहा तब आपको पता था, फिर आपने एक ही बार में क्यों नहीं बोला? मैम आपने 30 सेकंड्स बोला तो मुझे लगा मेरा टाइम नहीं, 30 सेकंड्स में भी आप अपनी बात कर लेते। इतनी देर में हमने इतने बार बोला, उसमें बढ़ गया। ठीक, हा और ठा को कैसे बताना है? हा हमारी सूर्य स्वर, ठा या पिंगला, और ईड़ा और पिंगला को प्राणायाम के द्वारा मूलाधार चक्र में सोई हुई जो कुंडली शक्ति है उसको जागृत करते हुए षट चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार तक पहुंचाना, ये हठ योग का अर्थ है। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? आप बताओ, हमने 30 सेकंड में ही बोला है ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं हम कुछ ऐसे कोई बात बता रहे हैं कि हम कुछ गलत बोल के बता रहे हैं कि नहीं, हम ऐसे बता रहे हैं कि नहीं आपको कम समय दिया अपने लिए अधिक समय। ये इसलिए कि जिस बात को हमने टू द पॉइंट एक समय के अंदर अपनी कंप्लीट करना सीख लिया तो आप समझ लेना आप अपना हर काम समय के अंदर ही कंप्लीट करोगे। ठीक, और अभी एग्ज़ाम में आपको टाइम बाउंडेशन बहुत आवश्यक है हर जगह। ठीक, चलिए अब इसमें एक देखते हैं। तो ये हमने आज क्या देखा, एक ब्रीफ हमने इंट्रोडक्शन देखा है। अब आप जो भी पढ़ेंगे मेरे समझ से ओपन आइज पढ़ेंगे, ओपन हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हम लोगों ने इसमें समझ लिया। अब जो भी पढ़ेंगे, अब देखो क्योंकि आज हम योग बीज नहीं उठा रहे हैं,
अब हम कल उठाएंगे, लेकिन आप सब लोगों को काम है एक बार योग 20 को पढ़ लेना, पूरा इसका रिवीजन करना। देखो क्या करना, फिर से एक बार ध्यान से समझ लें। एक साइड हठ योग के ग्रंथ का की नोट्स बनाना, पहले बुक वाइज जो बना लिया, नहीं बनाया तो देख लेना, और उसी में उपनिषद को भी कनेक्ट करते जाना। जब की नोट्स बनाना तो एक जगह उसके उपनिषद, मान लो आपने आसन लिखा तो आसन में हठ योगिक उपनिषद के भी आसन को कनेक्ट कर देना कि किस उपनिषद में कितने आसन हैं। ठीक, प्राणायाम की बात है तो जब प्राणायाम को की नोट्स बनाना, और सबका नहीं बनाना, लेकिन जो हठ योगिक प्राणायाम है उनका बना लेना, और फिर उसमें केवल और केवल हमारा एक प्राणायाम कहाँ पर आ रहा है, जो योग दर्शन का है, उसको एक अलग जाके साइड में कहीं पर भी बना देना, अलग कर लेना, लेकिन उसको भी बना देना वहाँ पे। ठीक, फिर ऐसे ही हमारी जो मुद्राएं बंद हैं उनका बना लेना अपना। ठीक, और कैसे बनाना कि मुद्राओं का जो चैप्टर मुद्रा के नाम से वो हठ प्रदीपिका में है, हठ रत्नावली में है। मुद्रा बंद कैसे है, 25 मुद्राएं केवल घेरन संहिता में, बाकी सब में कितनी है, 10 ही है, सब सिमिलर है, कोई भी अलग नहीं है हमारी। ठीक, नादानुसंधान जितने हमारे हठ योगिक उपनिषद हैं वहाँ से उठाना, शिव संहिता, सिद्धि सिद्धांत पद्धति जितने यहाँ पर वो हैं ग्रंथ हैं, सब में नादानुसंधान का रेफरेंस के साथ नोट कर देना। आपने अगर इतना काम कल 12 बजे तक कर लिया, केवल की नोट्स बनाना, जो जो चीज़ें आपके पास है, पढ़ाने वाला मेरा पार्ट है, इतना काम कर लिया ना तो आपको लगेगा हमने बहुत कमांड ले ली है पढ़ने में। ठीक, तो इतना काम सब कल करके अभी आज हाफ कर लेना और एक कल कर लेना। 12 बजे तक, 12 से 2 बजे तक केवल इतना काम करना है, उपनिषद और जितने रेफरेंस है उनके कंटेंट को वन वे कर लेना सबको। ठीक है, इतना काम सब करके बैठेंगे तो हमें लगता है बहुत एक सपोर्ट मिल जाएगा, पढ़ना बहुत सरल लगेगा हम लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग 1 मिनट टाइम देखते हैं। ठीक है, चलिए एक अभी 2 मिनट मेरे पास है, एक बात और कहा, ये रचना जी आपको दे रहे हैं और बाकी मानसी मोनिका सभी के लिए है। जहाँ जहाँ पर जितने हमारे हठ योगिक उपनिषद हैं उनको भी ध्यान रखना। हठ योगिक उपनिषद का रेफरेंस क्या है, किस वेद से लिया गया है और उनके नंबर्स कितने हैं, श्लोक नंबर। और वैसे ही जितने हमारे ये वाले रेफरेंस बुक्स हैं इनमें भी क्या करना है कि कितने श्लोक संख्या है या फिर हमारे कितने नंबर हैं। जैसे हमारा योग बीज में 12 13 का चलता है, 12 तक हमारे क्वेश्चन है, 13 में एक कंक्लूजन कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, ऐसे हमारे शिव संहिता में हमारे कितने श्लोक हैं। फिर हमारे जो ये हैं क्या बोलते हैं गोरख संहिता, तो गोरख संहिता सबको पता है 100 है, संहिता लगा हुआ है वहाँ पर, या गोरख शतक भी कहा जाता है उसको। ठीक है, फिर ऐसे ही वो 2 भाग में है ना, तो उसमें तो 201 हो गए ना फिर नहीं, या फिर उसको ऐसे नहीं करना, जब आएगा क्वेश्चन तो 100 का अलग अलग करके आता है। ठीक है, 200 एक साथ नहीं, शतक का मतलब होता है 100। ठीक, इसको ध्यान में, शतक का मतलब 100, तो क्वेश्चन जो लिया जाता है वो एक पार्ट से लिया जाता है, उठाया जाता है। ठीक है, फिर इसमें और अगर टोटल में लिखा हो, कुल पूरा लिखा हो क्वेश्चन में, ऐसा नंबर दिखता है पूरा, ठीक, तब आप 200 लेना, वरना 100 का रेशियो लेना। फिर हमारे शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, कुछ में आपके अब ये नहीं बताएंगे, पहले आप करके देखना, हमको भी तो समझ में आए कि हमने कुछ देखा भी है बुक में कि कुछ भी नहीं देखा है। ठीक, तो ये पूरा उसमें केवल नंबर्स ऐड करेंगे कि कितने हमारे श्लोक हैं सब में। ठीक, दूसरा क्या करना है, जो हमारा ये है, जहाँ जहाँ पर हमारा जो 5th चैप्टर ऐड किया गया है वो एक कंक्लूजन निकाल के रख दिया। 5th चैप्टर कहाँ कहाँ ऐड किया गया है हठ योग में, हठ योगी ग्रंथों में 5th चैप्टर कहाँ कहाँ ऐड किया गया है? हठ प्रदीपिका में है, लास्ट में। मतलब केवल ये बताया है कि अगर आपने सही से नहीं किया तो उसका क्या दुष्प्रभाव होगा, तो हिक्का, कास, श्वास, ये सब जो प्राणायाम सही से नहीं करने मतलब जो वात पित्त कफ जनित रोग हैं वो सभी तरह के उभरने के चांसेस हैं। ठीक है, आप अगर जब मान लो नाम ना बता पाओ तो कुछ नाम के बारे में नहीं, सीधा बोलोगे कॉन्सेप्ट क्या है हठ योग का, वात पित्त कफ त्रिदोष है, तो त्रिदोषों का या तो संतुलन होगा या तो उसमें असंतुलन होगा, 2 ही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, हठ योग की जो बुक्स हैं, जितने हमारे बुक्स हैं उनमें केवल हमारी हठ प्रदीपिका ऐसी बुक है जिसमें हमारा 5th चैप्टर ऐड किया गया है। ठीक, बाकी कहीं नहीं है। ठीक है, सावधानी के लिए कहीं से कोई अलग चैप्टर ऐड नहीं किया गया, इवन घेरन संहिता में भी नहीं है। ठीक,
चलिए सब बैठेंगे। हाँ, और एक चार्ट बनाएंगे, वो ऐसा चार्ट बनाएंगे जिसको हम ऑलरेडी पहले भी कह चुके हैं। घेरन संहिता जिसके पास बुक है पीछे जाकर उसमें देखना, एक चक्रास का एक चार्ट बना हुआ है, उसमें कमल दल कितने हैं, नाम क्या है, मंत्र क्या है, उसके वाहन क्या हैं, ये वाला जो चैप्टर है इसको डीप स्टडी करके लर्न कर लो। उसमें कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अब बैठेंगे सब शांति पाठ के लिए। शांति 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 सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, बाय। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते।